अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई एम ऋचा शर्मा। आप देख रहे हैं परचम और रोज की तरह आज हम फिर मिल रहे हैं हमारे डेली करंट अफेयर सेशन को कवर करने के लिए। सबसे पहले पंचांग की तिथि देखेंगे और उसके बाद सारी बातचीत करेंगे। सो आषाढ़ महीना चल रहा है। आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष है यानी ब्राइटर फोर्टनाइट चल रही है। चांद धीरे धीरे बढ़ रहा है और आज है चतुर्थी, राइट। अच्छा, कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ऑफ द डे जाते जाते, और सेशन के दौरान मैंने और कोई ज़्यादा क्वेश्चन किया नहीं, कल सिर्फ यही क्वेश्चन किया था। बहुत कम बच्चों ने इस बार आंसर किया है बिकॉज आप सभी का जो रिस्पॉन्स था वो मेरे पेड़ को लेकर के आ गया था, विच ऑफ कोर्स वाज वेरी ओवरवेलमिंग। एंड द हैप्पी न्यूज़ इज एक ब्रांच ही सही पर छोड़ दी गई है मेरे पीपल के पेड़ की, पूरा नहीं काटा गया है। सो ऑन दिस हैप्पी नोट लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कल का मैं डिस्कस करती हूँ बिकॉज मेरे हिसाब से काफ़ी बच्चे आंसर नहीं कर पाए, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वट एवर बी इट। सो क्वेश्चन था विथ रेफरेंस टू डिजिटल भारत निधि। डिजिटल भारत निधि के कॉन्टेक्स्ट में बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट आपसे पूछा जा रहा था। डिजिटल भारत निधि रिप्लेस करेगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को, यहां तक बात सही है, जो कि स्टैब्लिश किया गया था 2003 में, ये भी सही है। देखिए, कई बच्चों ने लिखा है कि यूएसओएफ 2002 के अंदर सेटअप किया गया था। नहीं, 2002 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया था, लेकिन स्टेट्यूटरी यानी लीगल तौर पे अगर आप इसकी एग्जिस्टेंस देखोगे तो जो पार्लियामेंट एक्ट आया था 2003 का, उसके बाद ही आप इसको एग्जिस्टेंस में काउंट कर सकते हो। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और डिजिटल भारत निधि पहली बार जो क्रेडिट किया जाएगा वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में होगा, नहीं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट राइट है, इसलिए आपका आंसर ओनली टू बी हो जाएगा। ठीक है, जो नए बच्चे आज जुड़ रहे हैं सब ऊपर से जा रहा होगा, डोंट वरी, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, कल की न्यूज़ है। आज जो हम फ्रेश पढ़ेंगे वहां से फॉलो अप कीजिएगा। चलिए, सो आज शुरू कर लेते हैं हम इम्पॉर्टेंट डे के साथ में। 10 जुलाई को कौन से इम्पॉर्टेंट डे ऑब्जर्व किए जाते हैं? 2 डेज हमको पढ़ने हैं। एक आता है ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे। ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी कि हम ऐसी एनर्जीज जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, विंड, वाटर, सोलर, इनकी तरफ मूव करें, इसको डेडिकेटेड ये दिन होता है 10th ऑफ जुलाई। और दूसरा जो डे है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नेशनल फिश फार्मर्स डे। मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज ज़रूरी नहीं है ये डे पूछ लिया जाए, लेकिन इससे रिलेटेड बातें पूछी जा सकती हैं। हमारा जो फिशरी सेक्टर है उसमें कौन सी स्कीम्स और प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वो पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने सारा मेंशन नहीं किया है बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टैटिक हो जाता है, इतना नीडेड नहीं है। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का एक आपको पूरा आर्टिकल मिल जाएगा नेशनल फिश फार्मर्स डे का 9th ऑफ जुलाई का डेटेड। ठीक है, वो आप अगर देख लोगे उसमें सारी जो अभी स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सरकार के, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ से आप रेफर कर सकते हो। सो नेशनल फिश फार्मर्स डे किन बच्चों को रेफर करना है? जो बच्चे स्टेट या सिविल सर्विसेज देंगे ना, उन बच्चों को करना है। बाकी सारे बच्चों जो मैं बता रही हूँ उतना काम आपका चल जाएगा। सो नेशनल फिश फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को मनाया जाता है। 10th ऑफ जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों, ऐसा क्या हुआ था इस दिन के 10th ऑफ जुलाई को हम नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाते हैं? देखिए, हमारे एक प्रोफेसर रहे डॉक्टर हीरालाल चौधरी जी, हीरालाल चौधरी जी, बिल्कुल। तो इन्होंने जो इनलैंड एक्वाकल्चर होता है ना, कि हम समुद्र की बात नहीं कर रहे हैं, बीच में ही हमने पॉन्ड्स वगैरह जो बना लिए हैं या फिर आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज ले ली हैं और उसके अंदर जब हम एक्वाकल्चर करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, उसमें बड़ी क्रांति लाई थी। तो इन्होंने इंड्यूस की थी ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन। इंडिया की जो मेजर फिशेज हैं उनमें हाइपोफाइजेशन टेक्निक से रिप्रोडक्शन और ब्रीडिंग इंड्यूस करवा के और इनलैंड एक्वाकल्चर के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाई थी कि जो स्टेट ऐसे हैं जिनके पास शोर लाइन नहीं है, यानी जिनकी अपनी खुद की सीमा नहीं लगती ओशन से, सीज से, वो भी कैसे मत्स्य पालन कर सकते हैं, इसमें बड़ी क्रांतियाँ लेकर के आए थे डॉक्टर हीरालाल चौधरी। और इनके साथ में इनके कलीग थे डॉक्टर KH अलीकुनी। और इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से आज ही के दिन 1957 में ये बड़ा इनलैंड एक्वाकल्चर रेवोल्यूशन देश ने एक्सपीरियंस किया था। इसलिए हम नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई को एक्सपीरियंस करते हैं। हीरालाल चौधरी जी को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो सरकार है वो इसी उपलक्ष्य में फिशरीज समर मीट 2024 ऑर्गेनाइज करने जा रही है। कब करेगी? 12th ऑफ जुलाई को करेगी। कब करेगी? 12th ऑफ जुलाई को। कहाँ होगा ये? सो इट विल बी इन मदुरई, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं छोटे से जो मैंने आपको दे दिए हैं। एक्स्ट्रा अगर इसके बारे में पढ़ना है एक्स्ट्रा, तो फिर मैंने आपको PIB का रेफरेंस दिया है, उसको आप देख सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट डे के एंगल से दिस मच इज इनफ।
चलिए, अब अभी की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी 2 दिन के दौरे पे गए थे, कहाँ? रशिया। ही वॉज ऑन अ 2 days विजिट टू रशिया। एंड वाई? बिकॉज इंडो रशिया समिट, एनुअल समिट वॉज टू बी हेल्ड। सो 22nd इंडो रशिया समिट टुक प्लेस। ये हमने वाइट क्यों छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। सो 8 और 9 जुलाई को मॉस्को के अंदर पीएम मोदी और जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो मिले, और 9 साल के बाद में अब इंडिया रशिया गया है। लास्ट जब हम गए थे 2015 के अंदर गए थे, ठीक है। सो पीएम मोदी जी ने ज्वाइंटली चेयर किया 22nd इंडो रशिया या इंडिया रशिया एनुअल समिट, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ में। अब जो मेजर मेजर बातें हैं वो हमको देखनी है। सबसे पहला डेवलपमेंट ये है कि पीएम मोदी जी ने कहा कि भाई हमारे कोई भी इंडियन सोल्जर्स आपकी वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, जो आपने रशिया यूक्रेन वॉर में लगा रखे हैं उनको इमीडिएट इफेक्ट से बाहर निकाल दीजिए, और ये बात अग्री कर ली गई है, नंबर 1। नंबर 2, अब कहाँ कहाँ पीएम मोदी गए, कहाँ कहाँ ट्रिब्यूट दिया, कहाँ कहाँ विजिट किया, वो कुछ एक पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो पीएम मोदी जी ने ट्रिब्यूट किया है टूम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर्स पे जाकर के एक जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित की है, टूम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर्स। ये जो टूम्ब है ये क्रेमलिन वॉल मॉस्को के अंदर है। तो जो भी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर सोवियत सोल्जर शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि यहाँ पे जाकर के पीएम मोदी जी ने दी। उसके बाद में जो हमारा इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय मूल के लोग जो मॉस्को में रहते हैं उनको एड्रेस किया पीएम मोदी जी ने, और वहाँ पे इंडिया और रशिया के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को लेकर के चर्चा की है कि कैसे सुख दुख का साथी है हमारा, ऑल वेदर फ्रेंड है रशिया। सो डेफिनेटली इस विजिट के बाद इंडिया रशिया रिलेशंस और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ देखने को मिलेंगे। जो भी आप एरिया उठा लीजिए, डिफेंस के अंदर कोऑपरेशन हो या हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो, हमारा लॉजिस्टिक हो दोनों देशों के बीच में, सब में आपको तेज़ी देखने को अब मिलने वाली है। रशियन प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर जी को अप्रिशिएट भी किया कि कैसे फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर शॉर्टेजेस, इन सब में इंडिया ने पिछले समय में सपोर्ट किया है। ओके, देन एक अनाउंसमेंट किया गया पीएम मोदी जी द्वारा कि 2 नए कॉन्सुलेट्स रशिया के अंदर स्टार्ट किए जाएंगे। कौन से 2 शहरों में? एक है काजन के अंदर और दूसरा है येकटेरिनबर्ग और काजन। इन दोनों जगह 2 नए इंडियन कॉन्सुलेट्स स्टैब्लिश किए जाएंगे। कौन है इंडिया के अभी एम्बेसडर टू रशिया? विनय कुमार जी हैं। विनय करें हाथ जोड़, आपसे याद किया था, बस वही है ये। देन एक विजिट पीएम मोदी जी की करवाई गई रोसेटॉम पेविलियन मॉस्को के अंदर। रोसेटॉम पेविलियन क्या है? रोसेटॉम पेविलियन या कहाँ है? तो मॉस्को में है। क्या है रोसेटॉम पेविलियन? सो ये नवंबर 2023 में अभी इनॉग्रेट किया गया था कुछ ही महीनों पहले, और वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जीबिशन है कि हमारा जो साइंस और टेक्नोलॉजी है किस तरह से डेवलप हुआ है ओवर द ईयर्स। वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जीबिशन उसकी इज रोसेटॉम पेविलियन, मॉस्को के अंदर डिस्प्ले में रखी जाती है। देन दोनों देशों के लीडर्स ने अग्री किया बायलेटरल ट्रेड टारगेट। 2030 तक इंडिया और रशिया के जो बायलेटरल ट्रेड है वो $100 बिलियन का टारगेट लेकर के चल रही है कि इतना ट्रेड हमें करना ही है। देन ऑफ कोर्स नई आर्किटेक्चर, स्टेबल और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बिल्ड की जाएगी, यानी कि इंडिया और रशिया की कनेक्टिविटी बेटर हो सके उसके लिए एक चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर डेवलप होगा। और जो INSTC है, INSTC जो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने वाला कॉरिडोर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसके ऊपर भी और तेजी से दोनों देश मिलकर के काम करेंगे। और ये एक और बड़ा डेवलपमेंट जो इस विजिट के दौरान देखा गया कि पीएम मोदी जी को कॉन्फर किया गया रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सो रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? सीधा सा सवाल, कौन सा है जी? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दी अपोस्टल, ये जो अवार्ड है रशिया का हाईएस्ट सिविलियन यानी आम नागरिक को दिए जाने वाला अवार्ड है। किसी भी देश का नागरिक हो सकता है और वो पीएम मोदी जी को दिया गया। क्यों? क्योंकि जो खास और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक रिलेशन दोनों देश शेयर करते हैं उसके चलते। ठीक है, क्लियर हो गए सारे हाईलाइट्स? चलो अब आगे बढ़े, उससे पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ जानकारी आपके साथ में शेयर करेंगे। पुराने नए दोनों बच्चे ध्यान देंगे। CA रफ्तार जो कि 3 मंथ्स यानी हर क्वार्टर में क्वार्टरली रिलीज की जाती है, हेडलाइनर फॉर्मेट में A to Z जितनी भी करंट अफेयर आपकी है कैटेगरी वाइज हेडलाइन फॉर्मेट में आपको इस डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेगी। ये एक ई-बुक फॉर्मेट में आपको मिलती है। कहाँ से ले सकते हो? parchamclasses.in से जाकर के ले सकते हो। अगर आपके पास CA रफ्तार का सब्सक्रिप्शन है तो परचम ऐप पे ऐड हो गया होगा। सो अप्रैल टू जून वाली लॉन्च हो चुकी है, Jan to
मार्च वाली ऑलरेडी अवेलेबल थी। लास्ट मिनट रिवीजन का हाईली इफेक्टिव टूल है। एग्जाम बिल्कुल सिर पे हैं, बहुत सारी करंट अफेयर पढ़ने का टाइम नहीं है, बाकी सब्जेक्ट भी तैयार करने हैं, कच्चे हैं, तो फिर इस डॉक्यूमेंट की तरफ मूव कीजिएगा। इन डेप्थ सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन है A to Z सब आपको 2 to 3 4 लाइन के फॉर्मेट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे कवर कर लेगी। ठीक है, उसके अलावा जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता, जून की मंथली मैगजीन आ चुकी है करंट अफेयर की, या parchamclasses.in से एक्सेस कर सकते हो। सवाल ई बुक जिसमें 200 से ज़्यादा MCQ विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है, MCQ फॉर्मेट में सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर कर लेता है ये उस महीने की, ये भी आ चुका है। इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट parchamclasses.in से ले सकते हो, सब्सक्रिप्शंस के लिए परचम ऐप चेकआउट करेंगे। और ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट द SSC जनरल अवेयरनेस कोर्स, हाईली यूजफुल जनरल अवेयरनेस की तैयारी के लिए। करंट अफेयर के लिए यूट्यूब पे रिलाई कीजिए, कहीं और से आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। GA अगर अच्छे से तैयार करनी है A to Z तो आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो सभी वनडे एग्जामिनेशन के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके। ठीक है, आई हैव कवर्ड वेरी मेनी टॉपिक्स विद निमोनिक्स इन दिस कोर्स। इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, पूरा भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज चेकआउट करना मत भूलिएगा, स्पेशली SSC वाले बच्चों, आपके एग्जाम के हिसाब से बनाई गई है, सब कुछ आप परचम ऐप पे एक्सेस कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। परचेज के बाद कोई भी सपोर्ट चाहिए तो parchamclasses06@gmail.com पे आप लिखेंगे। मैं जल्दी जल्दी ये सारी बातें बताती हूँ, बिकॉज बताना भी ज़रूरी है, बच्चे कन्फ्यूज और परेशान होते हैं अदरवाइज, और जिनको ऑलरेडी पता है वो इरिटेट हो जाते हैं, मैम रोज़ मत बताया करो ये बातें, पर बच्चे मेरी ड्यूटी का पार्ट है, आई नीड टू टेल, है ना, वरना हर बच्चा फिर मैसेज कर करके परेशान होता है, इसलिए पार्ट ऑफ माई ड्यूटी। आ जाओ, चलिए अगली खबर आ रही है और बहुत बड़ी खबर आ रही है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी तो क्या इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, पेरिस ओलंपिक्स 2024 से रिलेटेड। 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक्स चालू हो रहे हैं, तो कौन है हमारे चेफ द मिशन, कौन हमारे फ्लैग बेरर्स होंगे पेरिस ओलंपिक के अंदर, तो ध्यान दीजिएगा, गगन नारंग विल बी दी शेफ द मिशन। शेफ द मिशन कौन होते हैं, जो हमारे सारे एथलीट्स का ध्यान रखेंगे, और जो भी कमिटीज़ हैं जो कोऑर्डिनेट करेंगी हमारी पूरी टीम से रिलेटेड, वो इस पर्टिकुलर पर्सन से ही कोऑर्डिनेट करती हैं। सारे एथलीट्स का रख रखाव करना, उनकी हेल्थ का, उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब कुछ का ध्यान रखना। ही इज़ बेसिकली द पर्सन हु विल बी लीडिंग द एंटायर टीम। सो गगन नारंग हैज़ रिप्लेस मैरी कॉम एज इंडियाज शेफ द मिशन, नंबर 1। अब फीमेल फ्लैग बेरर तो आपको यहीं देखने को मिल रही है, PV सिंधु। मेल फ्लैग बेरर कौन है, शरत कमल। सो गगन नारंग मैरी कॉम को रिप्लेस करके इंडिया के शेफ द मिशन बने हैं, PV सिंधु और शरत कमल बने हैं फ्लैग बेरर, झंडा लेकर के ओपनिंग सेरेमनी में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब देखिए गगन नारंग जी के बारे में देख लीजिए, 4 बार ओलंपियन रह चुके हैं, यानी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। 2012 ओलंपिक गेम्स जो हुए थे उसके अंदर 10 मीटर एयर राइफल इवेंट मेल्स में ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीत के लाए थे। सो शूटर हैं। देन अगर हम PV सिंधु की बात करें तो 2 बार ओलंपिक मेडल्स ला चुकी हैं, 1 बार सिल्वर और 1 बार ब्रॉन्ज। जल्दी से मुझे बता दीजिए कौन से ओलंपिक्स थे जिनमें ये मेडल भारत के लिए 2 बार जीत के ला चुकी हैं। काफ़ी सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है, इंक्लूडिंग पद्म भूषण। तो ये हमारी फ्लैग बेरर बनेंगी। ओके, एंड देन कॉमनवेल्थ गेम्स में 13 टाइम पार्टिसिपेट कर लेने वाले और वेटरन प्लेयर शरत कमल जो हैं वो मेल फ्लैग बेरर बनेंगे इन दी ओपनिंग सेरेमनी। चलिए फिर स्पोर्ट्स न्यूज़ में ही अगली खबर क्या आ रही है, देखिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हर बार अनाउंस किए जाते हैं ना, सो ये शॉर्ट टाइम के लिए ही काम आती है ये न्यूज़, जैसे अगला महीना लग जाता है काम नहीं आती है। सो जसप्रीत बुमराह एंड स्मृति मंदाना ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए अनाउंस किए गए हैं। किसके लिए, जून के लिए। दोनों हमारे खिलाड़ी हैं, याद रखना बहुत सिंपल है। चलिए तीसरी खबर जो आ रही है वो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड से रिलेटेड, हाई जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है और करीब करीब 40 सालों बाद टूटा है ये रिकॉर्ड, राइट। सो यारोस्लावा महुशिक कहाँ की हैं ये यूक्रेन की एथलीट हैं और इन्होंने हाई जंप विमेन कैटेगरी के अंदर नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। 2.10 मीटर्स ऊंची जंप लगा करके, एंड शी हैज़ मेड दी वर्ल्ड रिकॉर्ड आफ्टर 14 ईयर्स, ब्रेक किया है। इससे पहले 1987 का 2.09 मीटर्स का रिकॉर्ड था। ठीक है, सो यारोस्लावा फ्रॉम यूक्रेन, हाईएस्ट जंपर इन विमेन कैटेगरी। चलिए अगली खबर के लिए बढ़ते हैं। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जल्दी से बता दीजिए यूनियन मिनिस्टर का नाम, यूनियन मिनिस्टर जो इस मिनिस्ट्री को हैंडल कर रहे हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने अभी एक मीटिंग रखी, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी काफ़ी सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ में।
पर्पस क्या था? पर्पस था जो आनंद मैरिज एक्ट है, आनंद मैरिज एक्ट जो कि सिख समुदाय को, सिख रिलीजन को गवर्न करती हुई एक्ट है, उनकी मैरिजेस को रजिस्टर करवाने के लिए एक्ट है। तो इस एक्ट में काफ़ी सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ने अभी तक इस एक्ट को अपने स्टेट में लागू नहीं कर रखा। यानी जो सिख समुदाय के लोग हैं, अगर वो आनंद मैरिज करते हैं, यानी गुरुद्वारे में जाकर के मैरिजेस करते हैं, तो भी उनको हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही अपनी शादी को रजिस्टर करवाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में आनंद मैरिज एक्ट को अप्लाई नहीं किया गया है। ठीक है, तो अभी ये जो मीटिंग रखी गई है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ ने रखी है, जो कि ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ के अंडर में आते हैं, तो इन्होंने मीटिंग यही रखी है कि भाई जल्दी जल्दी अब आप अपने स्टेट्स के अंदर ये एक्ट लागू करना शुरू कीजिए, ताकि जो सिख कम्युनिटी है, समुदाय है, वो इस एक्ट के तहत अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा सके और उनको हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्टर करवाने की जरूरत ना पड़े। वाई? बिकॉज ये डिमांड आती रही है सिख कम्युनिटी से, दैट वाई डू वी नीड टू गेट आवर मैरिज रजिस्टर्ड अंदर हिंदू मैरिज एक्ट, जबकि हमारा सिख मैरिज एक्ट, आनंद मैरिज एक्ट ऑलरेडी है एग्जिस्टेंस में। ठीक है, पूरा केस समझाती हूँ, थोड़ा तसल्ली से समझिए। देखिए, आनंद मैरिज एक्ट क्या है? नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ ने मीटिंग रखी, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की, कि आप रजिस्ट्रेशन जो है आनंद मैरिज एक्ट में, वो करने के लिए ज़रूरी है कि आपके स्टेट में ये एक्ट लागू की गई हो। मेघालय, झारखंड और महाराष्ट्र ने बोल दिया कि हमने इम्प्लीमेंट कर दिया ये एक्ट और अब लोग रजिस्टर कर सकते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, अश्योरेंस दिया है दैट विद इन 2 मंथ्स हम एप्लीकेबल कर देंगे। अब देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 1908 से, या राधा 1909 में कहूँगी, जब महाराजा ऑफ नाभा रिपुदमन सिंह जी थे, उन्होंने सबसे पहला ये कदम उठाया था 1908 में कि हमें आनंद मैरिज एक्ट लाने की ज़रूरत है, ताकि जब आप गुरुद्वारों में शादी करते हो तो उसको लीगल स्टेटस क्या है कि आपकी शादी हो गई है, कुछ लिखा पढ़ी तो हो नहीं रही है। तो उनके एफर्ट्स का नतीजा ये निकला कि आनंद मैरिज एक्ट 1909 में इनैक्ट कर दी गई थी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम। ठीक है, आज़ादी के बाद लेकिन इसको नल एंड वॉइड मान लिया गया कि नहीं जी, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही रजिस्ट्रेशन होना है। फिर काफ़ी सारे रिवोल्ट्स हुए, रिवोल्ट्स कहेंगे या फिर आवाज़ें उठाई गई, और इसका नतीजा निकला 2012 में पार्लियामेंट की एक एक्ट आती है, आनंद मैरिज एक्ट अमेंडमेंट बिल। ओके, 2012 के अंदर ये आता है। इसके बाद लीगल स्टेटस मिलता है इस एक्ट को, यानी कि जो सिख समुदाय के लोग हैं, अगर गुरुद्वारे में जाकर के 4 फेरे लेते हैं और उनकी शादी वहाँ पे करवाई जाती है, तो वो आनंद मैरिज एक्ट अमेंडमेंट बिल जो ये पास हुआ है, यानी जो एक्ट बनी है, इसके तहत अपनी शादी रजिस्टर करवा सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये कब अचीव हुआ? 2012 के बाद अचीव हुआ। अब इसी एक्ट से पावर्स मिली सिख रिलीजियस लीडर्स, जिनको ग्रंथी कहते हैं, कि आप ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हो, आप शादी करवा सकते हो सिख लोगों की। फिर जो सिविल ऑफिसर्स हैं, वो रजिस्ट्रार के तौर पे सिख मैरिजेस को रजिस्टर कर सकते हैं अंडर आनंद मैरिज एक्ट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हालांकि अमेंडमेंट को अप्रूव कर दिया था, 2012 वाली एक्ट को मान लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टेट और यूनियन टेरिटरी के ऊपर छोड़ा था कि आप अपने हिसाब से रूल कानून कायदे बनाइए रजिस्ट्रेशन ऑफ आनंद मैरिजेस के। एक्ट तो है, लेकिन कब रजिस्टर होंगी, कैसे रजिस्टर होंगी, वो आप देखिए। ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे स्टेट अभी भी इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसके चलते मजबूरन सिख कम्युनिटी के लोगों को हिंदू मैरिज एक्ट में ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा था। क्लियर हो गया मुद्दा? तो अब ये मीटिंग की गई है माइनॉरिटीज़ कमीशन के द्वारा कि आप जल्दी से इसको इन प्लेस लेकर के आइए। अगली खबर के लिए चलते हैं राजस्थान। तो राजस्थान इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ रोड सेफ्टी एक्शन प्लान फॉर 10 years। राजस्थान पहला ऐसा स्टेट बनने जा रहा है जिसके पास अपना रोड सेफ्टी का प्लान होगा 10 सालों का, कि 10 सालों तक हम कैसे कैसे फेस्ड मैनर में रोड सेफ्टी को बढ़ाएंगे, और इसके लिए मदद कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक करेगा, फंडिंग असिस्टेंस देगा राजस्थान को। तो एम क्या है इस पूरे प्लान का कि 2030 तक, वैसे प्लान 2023 तक चलेगा, लेकिन 2030 तक 50% गिरावट आ जानी चाहिए रोड एक्सीडेंट में जो कि राज्य के अंदर हो रहे हैं। 3 स्टेजेस में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, 2025 से 27 तक, देन 27 to 30 एंड देन 30 to 33। और इसमें काफ़ी सारे एरियाज़ के ऊपर काम किया जाएगा, जैसे स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए, सीट बेल्ट या हेलमेट को लेके बातचीत, रोड बैरियर्स, जो राहगीर होते हैं, पेडेस्ट्रियंस होते हैं, उनकी सेफ्टी का कैसे ध्यान रखना है, ट्रैफिक सिग्नल्स एक्सेट्रा। तो ये पूरा एक एक्शन प्लान 10 साल के लिए कौन सा स्टेट लेकर के आ रहा है? राजस्थान। किसकी मदद से? वर्ल्ड बैंक की मदद से। अगली खबर के लिए पंजाब चलो। पंजाब ने को अपना पहला प्लांट क्लिनिक एंड सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मिला है। पंजाब स्टेट में फर्स्ट
प्लांट क्लिनिक, फर्स्ट प्लांट क्लिनिक, प्लांट की हेल्थ वगैरह के ऊपर काम करना, एंड सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, यानी मिट्टी लाइए और उसकी हेल्थ कैसी, आपकी मिट्टी उपजाऊ है नहीं है, कौन से मिनरल की कमी हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब टेस्ट करके बता दिया जाएगा। और ये कहाँ सेटअप किया गया है? मोगा डिस्ट्रिक्ट में। विच डिस्ट्रिक्ट? मोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। और फ्री टेस्टिंग होगी सॉइल की और प्लांट डिजीज डायग्नोसिस सर्विसेज यहाँ पे दी जाएंगी। मोगा डिस्ट्रिक्ट आपकी जो है ना, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी जिसको जल्दी से जल्दी बढ़ावा मिलेगा अलग अलग एस्पेक्ट में। हमने बात की थी ना, 6 ऐसे पॉइंटर्स हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के, इकोनॉमिक, एजुकेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो फर्स्ट प्लांट क्लिनिक और सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी स्टार्ट की गई है मोगा में, पंजाब में, ये नीति आयोग ने डेवलप की है। किसने की है जी? नीति आयोग ने की है। ठीक है, पंजाब से आ जाओ महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र राज्य को बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड कौन देता है, पहले ये देखो। सो ये जो एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड या के तहत बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट मिला है अवार्ड महाराष्ट्र को, ये देता है एग्रीकल्चरल टुडे मैगजीन। 2008 से इस अवार्ड को दिया जा रहा है। एग्रीकल्चरल टुडे मैगजीन ये अवार्ड्स इंस्टीट्यूट करता है, हर साल देता है 2008 से। जो भी स्टेक होल्डर्स है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, सरकार भी हो सकती है, जिन्होंने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। 2024 के लिए महाराष्ट्र को मिला है बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड। ओके, 15th एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड कमेटी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। मेन ऐसे क्या काम किए हैं भाई महाराष्ट्र ने कि उनको ये अवार्ड मिला है? तो सबसे पहली बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज, एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए ये स्टेट ने बना रखी हैं। कंट्री का लार्जेस्ट बैम्बू मिशन महाराष्ट्र ने लॉन्च किया था, कवरिंग 21 लाख हेक्टेयर्स। उसके अलावा इरिगेशन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम महाराष्ट्र ने उठाए हैं। तो इन सब इनिशिएटिव के चलते बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड बाय एग्रीकल्चर लीडरशिप, एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन, ये अवार्ड दिया गया है। देन हम चलते हैं एयर इंडिया की तरफ। एयर इंडिया ने अपनी फ्लीट में एक और तरह के एयरक्राफ्ट को ऐड किया है, और उस एयरक्राफ्ट का, जो कि इसका पहला नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है, ओके, और उसका नाम क्या है? एयरबस A320 नियो। सो टाटा ग्रुप का जो एयर इंडिया है उसके अंदर एयरबस A320 नियो एयरक्राफ्ट को शामिल कर लिया गया है। ये नैरो फॉर्म ऑफ एयरक्राफ्ट है, नया एयरक्राफ्ट है। और इसके बाद एक नई कैटेगरी स्टार्ट की है, प्रीमियम इकोनॉमी। अभी तक हम जैसे फ्लाइंग करते हैं तो इकोनॉमी क्लास की टिकट्स होती है ना, इकोनॉमी होती है, बिजनेस क्लास होती है। अब एक प्रीमियम इकोनॉमी भी है, इकोनॉमी के बाद प्रीमियम इकोनॉमी। सो प्रीमियम इकोनॉमी इंट्रोड्यूस करने वाला पहला ये एयर लाइन बन गया है एयर इंडिया, इंडिया के अंदर। और A320 नियो फ्लीट में इन्होंने ऐड कर लिया है। ये जो प्रीमियम इकोनॉमी है अगस्त 2024 से चालू हो जाएगी। एयर इंडिया की बात करें तो JRD टाटा जी ने इसकी शुरुआत की थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था, फिर वापस से 2022 जनवरी के अंदर टाटा ग्रुप ने वापस इसको अपने एक्विजिशन में ले लिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। बजाज ऑटो, बजाज ऑटो ने लॉन्च की है भारत की पहली CNG मोटरसाइकिल। भारत की पहली CNG मोटरसाइकिल। क्या नाम है इस मोटरसाइकिल का? इसका नाम है फ्रीडम। फ्रीडम बाइक है ये, और 95,000 से 1,10,000 तक की वेरिएशन के अंदर ये प्राइस की गई है। सो पहली CNG मोटरसाइकिल कौन सी कंपनी ने लॉन्च की? बजाज ऑटो ने, नाम है फ्रीडम। फिर हम चलते हैं ICICI लोम्बार्ड की तरफ। ICICI लोम्बार्ड जो कि इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है, उसने लॉन्च किया है AI पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, नाम है एलिवेट। तो एलिवेट जो कि AI पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, आपको किस तरह के इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड आपका एक कस्टमाइज सा प्लान बन के रेडी हो जाएगा। ओके, इनफाइनाइट टाइम आप उसको रीसेट कर सकते हो, क्लेम अमाउंट भी इनफाइनाइट है, सम इंश्योर्ड भी इनफाइनाइट है, बहुत सारे फीचर्स इन्होंने दिए। कुल मिला के AI पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जिसका नाम है एलिवेट, वो कौन से इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है? ICICI लोम्बार्ड ने किया है। तो इसमें आपको पर्सनलाइज सोल्यूशन मिल जाएंगे, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, मेडिकल इमरजेंसीज वगैरह के हिसाब से कस्टमाइज प्लान फटाफट बन के आ जाएगा। यहीं पे आप मुझे बताएंगे ICICI लोम्बार्ड को लीड कौन कर रहे हैं, हु इज द हेड ऑफ दिस कंपनी राइट नाउ। ओके, चलिए
नेक्स्ट खबर आ रही है, एफएटीएफ की नई प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। सो एफएटीएफ की प्रेसिडेंसी किसके हाथ में गई है? एलिसा दे आंदा मद्राजो के हाथ में। एलिसा दे आंदा मद्राजो फ्रॉम मेक्सिको, शी हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ। व्हाट इज एफएटीएफ? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मनी लॉन्ड्रिंग जो की जाती है या फिर टेररिस्ट फंडिंग जो की जाती है उसके अगेंस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। और जुलाई 24 से लेके जून 26, 2 साल के लिए नई प्रेसिडेंट कौन बनी है? मैक्सिको की मद्राजो। मद्राजो से याद रख लीजिएगा, काम हो जाएगा। एफएटीएफ जुलाई 89 में बना था, फ्रांस पेरिस में हेडक्वार्टर्ड है। यहाँ देख लो, वो वहाँ थोड़ी सी चीज़ें लिखी हैं। 1989 के अंदर एफएटीएफ एग्जिस्टेंस में आता है। G7 का एक समिट हुआ था पेरिस में, वहाँ डिसाइड किया गया कि हमें एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए जो मनी लॉन्ड्रिंग यानी जो पैसे की होर्डिंग की जाती है या टेररिस्ट को फंडिंग की जाती है उसके अगेंस्ट काम कर सके। और 2001 में टेररिस्ट फंडिंग इसमें ऐड किया गया था। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। फ्रांस पेरिस में हेडक्वार्टर्ड है, इंडिया इसका मेंबर है। 2010 में हम इसके मेंबर बने थे। सो मद्राजो हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ। देन HCL टेक कंपनी की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा, HCL टेक कंपनी की चेयरपर्सन है रोशनी नादर मल्होत्रा। शी हैज बीन अवॉर्डेड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। जैसे हमने रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देखा, भी मोदी जी को दिया गया है, इसी तरह से फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो भी रिसेंटली HCL टेक की रोशनी नादर मल्होत्रा जी को दिया गया है। क्या नाम है इसका? शेवलियर दे ला जियों दे ऑनर। शेवलियर दे ला जियों दे ऑनर, ये अवार्ड है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस। सो अब फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी। इस अवार्ड के बारे में देखते हैं। 1802 यानी 1802 से इसकी शुरुआत की गई थी नेपोलियन बोनापार्ट जी द्वारा। और जो भी सर्विसेज आपने फ्रांस को दी हैं, दो देशों के रिलेशन अच्छे किए हैं या किसी भी तरह से सर्विस दी हैं, नो मैटर आप कहाँ के नेशनल हो, तो ये अवार्ड दिया जाएगा। हाँ जी, आज का सेशन छोटा था कंपेरेटिवली, जो मेन न्यूज़ थी हमने कवर कर ली है। सो चलिए जल्दी से अब बढ़ेंगे हम रिवीजन क्वेश्चंस की तरफ एंड आंसर कीजिएगा। ओके, मेरा जो मंथली एमसीक्यू सेशन आता है, पूरे महीने के एमसीक्यूज का जो रिवीजन होता है, आज आपको मिल जाएगा शाम को वो सेशन। ठीक है, सो यू पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, थैंक यू फॉर ऑल द पेशेंस। आज वो सेशन हम लेकर के आ जाएंगे एंड 6 मंथली मैगजीन जो है आपकी, वो भी आज लॉन्च हो जाएगी। जो बच्चे वेट कर रहे हैं 6 मंथली मैगजीन का, यू विल बी गेटिंग दैट मैगजीन इन इंग्लिश टुडे ऑन parchamclasses.in से आपको एक्सेस कर सकेंगे। चलिए, वो डिटेल मैगजीन होगी है ना आपके मंथली मैगजीन से ही वो मैगजीन बनाई जाती है। सो आपके स्टैटिक और वो सारी चीज़ें उसमें एडेड होंगी। पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू अडॉप्ट अ 10-year एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के लिए 10 साल का एक्शन प्लान कौन सा स्टेट है जो बनाने जा रहा है और पहला राज्य हो जाएगा पूरे कंट्री में ऐसा करने वाला? वर्ल्ड बैंक की मदद से ये बना रहा है। आंसर इज राजस्थान। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? राइट डाउन प्लीज। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे बच्चे सीएम और गवर्नर की वीडियो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाहिए क्या आपको निमोनिक से? बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। थोड़े टाइम पहले मैंने ली थी, पर हाँ कुछ स्टेट में चेंजेस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े चेंजेस हैं। आपको क्या वो वीडियो वापस से चाहिएगा, अपडेटेड वीडियो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु विल बी द शेफ द मिशन ऑफ इंडियन कंटिजेंट फॉर पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स? शेफ द मिशन के तौर पे इंडिया को कौन लेकर के जा रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स के अंदर? आंसर वुड बी गगन नारंग। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ AI पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय ICICI लोम्बार्ड? हेल्थ इंश्योरेंस का एक प्रोडक्ट है, ICICI लोम्बार्ड ने इंट्रोड्यूस किया है और AI पावर्ड है। क्या नाम है जी उसका, बताओ? एलिवेट। एलिवेट इज द नेम। देन Which male cricketer was named ICICI Player of the Month for June? जून के लिए ICICI Player of the Month मेल किसको अनाउंस किया गया है? आंसर क्या होगा? जसप्रीत बुमराह। ओके, एंड देन दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज कॉन्फर्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी बाय प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन? सो रशिया ने जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है, इनमें से कौन सा है? जल्दी से लिखो। और यहीं पे हम सेशन को एंड करते हैं। कल भी ये पोस्टर था, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, और आज हम इसको थोड़ा सा चर्चा में ले आते हैं। व्हेन द रूट्स आर डीप देयर आर नो रीजन टू फियर द विंड। मैं हर बार कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान करवाती हूँ ना, एज अ स्टूडेंट मैं ये समझाऊंगी, बाकी लाइफ के एस्पेक्ट को छोड़ दीजिए अभी के लिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए। एक बार आपने
बेस, यानी जैसे हम घर बनाते हैं तो नींव स्ट्रांग करनी पड़ती है ना, नींव बनाने में टाइम लगता है। देखिए, घर जब आप नींव खोदते हो और नींव बनती है, दिखती नहीं है काफी दिनों तक, अरे क्या काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है। एक बार नींव खड़ी हो जाए तो इमारत बहुत जल्दी बढ़ती हुई दिखती है, राइट। सेम चीज हमारे साथ होती है जब हम इनिशियली अपनी तैयारी में होते हैं, जब हम बेस बिल्डिंग कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे होते हैं, हमें प्रोग्रेस का पता नहीं चलता। लेकिन यही नींव, यही बेस बिल्डिंग बहुत बहुत सुपर इंपॉर्टेंट होती है। जब ये ज्यादा स्ट्रांग होगी ना, ये कितनी जल्दी बढ़ जाएगा, और फिर कितनी ही तेज हवाएं आए, कितना ही मौसम खराब हो, कितने ही चैलेंजेस और कितने ही एग्जाम्स आपको फेस करने पड़े, आपको परेशानी नहीं आएगी अगर आपकी नींव, अगर आपकी रूट स्ट्रांग है। तो जब भी कॉम्पिटिटिव जर्नी में जाते हो, मेक श्योर के बेसिक से मेहनत करना शुरू करो, कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रांग करो, जो भी पढ़ो ढंग से पढ़ना की कोशिश करो, ताकि आगे n नंबर ऑफ एग्जामिनेशन फेस करो तो भी घबराओ नहीं। एक एग्जाम फेल भी हो जाए तो भी वो होप जिंदा रहेगी। वाई? बिकॉज आपकी मेहनत सच्ची रही है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो सिर्फ सरफेस स्टडी के चलो क्रैश तैयारी कर लेते हैं, लास्ट के 1 महीने में पढ़ लेते हैं, तुक्का लगा के आ जाएंगे, ऐसे तो फिर घबराना ही पड़ेगा। जब भी मौसम बिगड़ेगा, जब भी एक एग्जामिनेशन फेल होगा, नए सिरे से वापस से चालू करनी पड़ेगी तैयारी। ठीक है? सो ऑलवेज ट्राई कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग कीजिए, जो भी पढ़ रहे हो उसका बेस अच्छा बनाइए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कोई ना कोई एग्जाम निकालने की। ठीक है? चलिए, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।